guys, this is your यश भैया and welcome to my channel। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्सक्रीशन। तो चलो चांद सितारों स्टार्ट करते हैं। तो देखो होता क्या है, जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं डेली, वो सारा फूड हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो जो एक्सेस फूड है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकलना पड़ता है और इसी अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब सिर्फ फूड ही नहीं है जो हमारी बॉडी के बाहर निकल रहा है, देखो कई बार हम एक्सेस वाटर को भी अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो जब भी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं होता और बॉडी से एग्जिट लेता है, तो इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, देखो यही चीज लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो वेस्ट हम रिमूव कर रहे हैं वो कैसा कैसा है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो वाटर हो सकता है। देखो इसी की हेल्प से ये फ्लो चार्ट बनाया गया है जिसमें लिखा है कि कौन कौन से मटेरियल्स हम बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में तीन चीजें आ गई, यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया और यूरिन आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस वाटर है जिसमें हम स्वेट और यूरिन को बॉडी के बाहर निकालते हैं। ठीक है, देखो हम लोग फ्रेश भी होते हैं, है ना, टॉयलेट करते हैं, इसके अलावा हम लोग को पसीना भी आता है, स्वेट भी बॉडी के बाहर निकलता है। तो ये एक्सेस वाटर हो गया जो हमारी बॉडी के बाहर निकल रहा है। इसके अलावा गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकलती हैं और कुछ सॉल्ट्स भी हमारी बॉडी से एग्जिट लेते हैं। तो ये हमारे सारे मटेरियल्स हैं जिन्हें हम एक्सक्रीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन बहुत सिंपल है। सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स उनकी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। कैसे, तो आओ समझते हैं। जैसे मान लो कि ये अमीबा है और अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब अमीबा की बॉडी में जब अनडाइजेस्टेड फूड ज्यादा हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे, तो अमीबा क्या करेगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकाल देगा। भाई अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स की मात्रा ज्यादा है, बाहर वेस्ट प्रोडक्ट्स की मात्रा कम है, एज अ रिजल्ट डिफ्यूजन होगा और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर चले जाएंगे। लेकिन ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो इतना सिंपल नहीं है कि एक लाइन में हमने पढ़ लिया और हो गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत कुछ जानने को है। तो देखो सबसे पहले हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाती हैं हमारी किडनीज, जो कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं। इन्हीं की हेल्प से बॉडी से वेस्ट निकल पाता है। दूसरे होते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है, यूरेटर वो डक्ट्स है, यूरेटर वो पाइप्स है जो कि हमारी यूरिन को हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर आते हैं। देखो लिखा भी है, डक्ट्स विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनीज। ये क्या करते हैं, यूरिन को किडनी से उठाते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देते हैं। राइट, इसके बाद तीसरा है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक तरीके का रेजर्वॉयर है। ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक हम उसे बॉडी के बाहर नहीं निकाल देते। कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, और ऐसे में हमको टॉयलेट आई है, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं क्योंकि उस सिचुएशन में हम वहां पर जाकर उसको डेफिकेट नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब आप कंट्रोल करते हो तो आपकी जो यूरिन है वो आपके यूरिनरी रेजर्वॉयर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है। ठीक है, और यूरेथ्रा वो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू यूरिन को हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। तो फाइनली इन चारों की हेल्प से ह्यूमंस में एक्सक्रीशन हो पाता है। इन चारों को डिटेल में हम पढ़ते हैं एक एक करके। ओके, तो अब चलिए देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता कैसे है, यूरिन बनती कैसे है और कैसे वो हमारी बॉडी के बाहर निकलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के इस डायग्राम की हेल्प से। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले काम आ जाता है हमारी रीनल आर्टरी का। रीनल आर्टरी क्या करती है, जो भी हमारी पूरी बॉडी से इम्प्योरिटी रिच ब्लड प्रोड्यूस होता है, उस इम्प्योरिटी रिच ब्लड को हमारी किडनीज तक पहुंचा देती है। पूरी बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो इम्प्योर हो जाता है और ये इम्प्योरिटी रिच ब्लड हमारी किडनीज तक हमारी रीनल आर्टरी के थ्रू पहुंचता है।
देखो यही चीज लिखी भी है कि सप्लाई इम्प्योरिटी रिच ब्लड टू द किडनीज, राइट। इसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो हमारा आ जाता है किडनीज का। अब जैसा डायग्राम में दिख रहा है, किडनीज क्या है, तो बीन शेप्ड ऑर्गन है। बीन मतलब राजमा, देखा है सबने, खाया भी होगा और पसंद भी होगा। तो देखो किडनीज जो है वो राजमा के जैसी ही तो लग रही हैं। अब देखो ये किडनीज क्या करती हैं, दरअसल ये किडनीज एज अ फिल्टर काम करती हैं। चाय की छन्नी होती है उस तरीके से किडनीज काम करती हैं। जब इम्प्योरिटी रिच ब्लड इन किडनीज से पास करता है तो उसमें से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं और प्योर ब्लड विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज वो अलग हो जाता है। देखो यही फंक्शन दिया है किडनी का कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद यूरिन के फॉर्मेशन में भी किडनीज हेल्प करती हैं और फाइनली पीएच, सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखती हैं। भाई ऐसा ना हो कि यूरिन के साथ बॉडी के सारे सॉल्ट्स भी बॉडी के बाहर निकल जाए, ऐसा ना हो कि यूरिन के फॉर्म में सारा का सारा बॉडी का पानी ही बाहर निकल जाए, ऐसा ना हो कि बॉडी में पीएच का यानी कि हमारा ब्लड कितना एसिडिक या बेसिक है उसका बैलेंस बिगड़ जाए, ठीक है। तो ये सब ना हो इसके लिए हमारी किडनीज इन सब के बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट 2 या 3 फंक्शंस ऑफ किडनीज, तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, समझे कि नहीं। चलो इसके बाद तीसरा आता है हमारा रीनल वेन का फंक्शन। अब देखो जो हमारा इम्प्योरिटी रिच ब्लड था उस इम्प्योरिटी रिच ब्लड से वेस्ट अलग हो गए, किडनीज ने वेस्ट को अलग कर लिया। तो जो प्योर ब्लड है जिसमें अब कोई वेस्ट नहीं बचा है, एकदम पवित्र है, जो वो पवित्र ब्लड हमारी रीनल वेन के थ्रू हमारी बॉडी में वापस चला जाता है। देखो यही चीज लिखी है कि ब्लड विच इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट कम्स आउट ऑफ द किडनी वाया द रीनल वेन। टॉक्सिक वेस्ट से फ्री ब्लड किडनी से बाहर आया है रीनल वेन के थ्रू और यही रीनल वेन इस ब्लड को वापस हमारी बॉडी में मिला देगी। इसके बाद चौथा फंक्शन है हमारा पेयर ऑफ यूरेटर्स का। अब किडनीज ने तो अपना काम कर दिया, वेस्ट प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन अब उन वेस्ट का होगा क्या, तो अब वो वेस्ट हमारी किडनी से इन यूरेटर्स के थ्रू होते हुए हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचेंगे, ठीक है। देखो यही चीज लिखी है, दे कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर वाया पेरिस्टालसिस। किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस हुई है वो किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक यूरेटर्स के थ्रू पहुंचती है। किस प्रोसेस के साथ, पेरिस्टालिसिस के साथ। यानी कि वो यूरिन जब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आ रही होगी, इस जगह इस यूरेटर से पास हो रही होगी, तो वो नॉर्मली नहीं पास होगी, वो इस तरीके से पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट शो करते हुए पास करेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन। अब आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को टॉयलेट आ रही है, हमें वॉशरूम जाना है, लेकिन हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां वॉशरूम अवेलेबल नहीं होता है या हम बिजी होते हैं, हम जा नहीं पाते। तो ऐसे में क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं जब तक हम उस यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जब आप यूरिन को कंट्रोल करते हो, जब तक आप उसको अपनी बॉडी के बाहर नहीं निकाल देते हो, तब तक वो यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहती है, ठीक है। यही कारण है कि यूरिनरी ब्लैडर को हम लोग यूरिनरी रेजर्वोयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिन को तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक तुम यूरिन का काम तमाम नहीं कर देते, उसको बॉडी के बाहर नहीं निकाल देते। देखो यही लिखा है कि इट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द किडनीज एंड स्टोर इट टेम्पररीली। क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है हमारी यूरेथ्रा का काम, जो कि ओपनिंग है जिसके थ्रू हमारी यूरिन जो है बॉडी के बाहर निकलती है। देखो यही लिखा है कि ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विच एक्सपेल्स यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर की वो ओपनिंग जिसके थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाती है उसे हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। अब देखो कई बार एग्जाम में ये डायग्राम बनाने को आया है और इसी के साथ 2-3 चीजों का फंक्शन पूछ लेता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ ए रीनल आर्टरी, बी पेयर ऑफ यूरेटर्स, सी यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या हुआ एक बार जल्दी से फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी ने इम्प्योरिटी रिच ब्लड को किडनीज तक पहुंचाया, फिर किडनीज ने इस इम्प्योरिटी रिच ब्लड में से वेस्ट को अलग कर दिया, यूरिन को फॉर्म कर दिया और सॉल्ट वाटर पीएच के बैलेंस को मेंटेन किया। जो ब्लड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी था, प्योर ब्लड था, वो हमारी रीनल वेन के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी तक वापस पहुंच गया। इसके बाद जो हमारी यूरिन फॉर्म हुई थी वो हमारी किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंची पेरिस्टालिसिस करते हुए,
ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ने उस यूरिन को तब तक स्टोर करके रखा जब तक हमने उस यूरिन को बॉडी के बाहर नहीं निकाल दिया, और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन हमारी बॉडी के बाहर निकल गई। समझ में आया आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ना रह गया है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमें यहाँ नेफ्रॉन्स के बारे में दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। तो जिस तरीके से आपको मालूम है कि हमारी लाइफ की फंक्शनल यूनिट सेल होती है, यानी कि लाइफ में हम जितने भी प्रोसेसेस कर पाते हैं सब सेल की वजह से ही कर पाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है। कहने का ये मतलब है कि किडनीज जो भी काम कर पा रही हैं, जो भी ब्लड को फिल्टर कर पा रही हैं, वो किसके कारण कर पा रही हैं? वो कर पा रही हैं इस प्यारे से नेफ्रॉन के कारण। ठीक है, देखो यही चीज लिखी है कि नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ईच किडनी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। इससे ये समझ लो कि नेफ्रॉन्स कितने छोटे होते होंगे, है ना, तभी तो एक एक किडनी में 1 बिलियन नेफ्रॉन आ पा रहे हैं, राइट। इसके बाद देखो फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार पूछा जाता है कि नेफ्रॉन करता क्या है। तो भाई किडनी की फंक्शनल यूनिट है, तो जो काम किडनी कर रही थी वही काम नेफ्रॉन भी करेगा। तो नेफ्रॉन सबसे पहले तो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और दूसरा हमारी बॉडी में वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करेगा। याद करो मैंने किडनी में भी बताया था कि किडनीज जो हैं वो वाटर, सॉल्ट्स और आयंस के और पीएच के बैलेंस को मेंटेन करती हैं। तो यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन्स भी वाटर और आयंस के बैलेंस को मेंटेन करेंगे। अच्छा, आयंस का मतलब किससे है? तो आयंस का मतलब भी यहाँ पर सॉल्ट से ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो भी वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद देखो स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन हमारी किडनीज में बनती है ना, वो बेसिकली 3 स्टेप्स में बनती है और उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? बहुत ही हाई प्रेशर में ब्लड आकर किडनीज पर गिरता है, तो इस ब्लड को फिल्टर कर देती हैं किडनीज और 180 लीटर्स पर डे के हिसाब से प्राइमरी यूरिन बन जाती है। एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूं। इन दिस process high pressure blood is filtered and primary urine is formed which is 180 liters per day। अब देखो दरअसल हुआ क्या है कि जो ब्लड किडनीज पर पड़ रहा था वो बहुत ही हाई प्रेशर में आ रहा था, दौड़ते हुए आ रहा था। तो वो हाई प्रेशर ब्लड जब किडनीज पर पड़ा है ना, तो हाई प्रेशर ब्लड फिल्टर हुआ है, और फिल्टर होते के साथ साथ यहाँ पर अनयूजफुल सब्सटेंसेस के साथ बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर हो गए हैं। इसी बेटा यूरिन के साथ यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूरिन के साथ साथ अमीनो एसिड्स, यूरिन के साथ साथ सॉल्ट्स, यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज, ये सब भी निकल गया है। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और 180 लीटर्स पर डे प्राइमरी यूरिन प्रोड्यूस हो रही है। अब इतनी यूरिन तो हम बॉडी के बाहर निकालते नहीं है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 1.5 से 2 लीटर यूरिन एक दिन में निकालता है अपनी बॉडी के बाहर। तो 180 लीटर से घटाकर इसको हमें 2 लीटर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो करेंगे हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की हेल्प से। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हमारी प्राइमरी यूरिन से हम जो भी चीजें यूजफुल हैं, लाभदायक हैं, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उनमें क्या क्या आ जाएगा? हम अमीनो एसिड्स को यूरिन से रीअब्जॉर्ब करेंगे, हम ग्लूकोज को यूरिन से रीअब्जॉर्ब करेंगे, सॉल्ट और वाटर को यूरिन से रीअब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। देखो लिखा है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, salt and water are reabsorbed into the surrounding blood by diffusion। तो हमारी यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे सराउंडिंग ब्लड में डिफ्यूजन से वापस आ गई। अब इसके बाद एक तीसरा प्रोसेस भी होता है टिब्यूलर सिक्रीशन, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब चलिए आइए देखते हैं कि टिब्यूलर सिक्रीशन क्या होता है। तो देखो जो पहले के 2 प्रोसेस लिखे हैं बोर्ड पर वो एज इट इज लिखे हैं, मैंने सिर्फ इस तरफ का मैटर इरेज करके अपना नया कंटेंट इसमें लिख दिया है। तो ध्यान से देखो टिब्यूलर सिक्रीशन क्या है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मेडिकेशंस, कुछ एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं। बुखार उखार चढ़ता है तो दवाई खाते हो ना, तो वो जो एंटीबायोटिक्स हैं उन्हें भी तो हमारी बॉडी के बाहर निकलना होता है। अब जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था तो ये एंटीबायोटिक्स प्राइमरी यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर आ गए थे, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स, ये मेडिसिन बहुत चंट निकली, बहुत शानी निकली। इन्होंने क्या किया, जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था तो ये एंटीबायोटिक्स भी हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो गए और बॉडी में चले गए। लेकिन हम इनको बॉडी में नहीं छोड़ सकते, हम कच्चे नींबू थोड़ी ना है,
इनको बॉडी के बाहर निकालना है। तो इनको बॉडी के बाहर निकालने के लिए एक तीसरा प्रोसेस होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का, जिसमें जो एडिशनल नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो फिर से हमारे यूरिन में ऐड होते हैं और फाइनली हमारी फाइनल यूरिन या सेकेंडरी यूरिन बनती है, जिसकी मात्रा 1 से 2 लीटर पर डे होती है। और यही 1 से 2 लीटर यूरिन तुम अपनी बॉडी के बाहर रोज निकाल देते हो। ठीक है, एक बार रीड कर लो कि फ्रॉम द ब्लड एडिशनल नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड एंड फाइनल यूरिन इज फॉर्म्ड व्हिच इज 1 to 2 लीटर्स पर डे। राइट, अब देखो अभी पीछे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम में पाथवे ऑफ यूरिन पढ़ा था, है ना। 1 2 3 4 5 6 मैंने लेबल भी किया था उस डायग्राम में। वही पाथवे देखो दिया है कि यूरिन कहां से कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा। तो सबसे पहले यूरिन हमारे किडनीज में आता है, किडनीज से ये हमारे नेफ्रॉन में जाता है जो कि किडनीज की फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद ये यूरिन हमारे यूरेटर्स में, उसके बाद हमारी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो एक आध मार्क्स में हो सकता है ये फ्लो चार्ट पूछ लें, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइसिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब सबसे पहली बात क्या आती है कि आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत क्या है और डायलाइसिस क्या होता है। तो चिंता मत करो चांद सितारों, अभी समझ जाओगे। देखो आपको मालूम है कि हम सभी की बॉडीज में हमारी जो किडनीज हैं वो लगातार हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं, उस ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड और सभी नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करती हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी की किडनीज फेल कर जाएं, किसी की किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन ना कर पाएं, तो उसकी बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई कौन करेगा? ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तब उसकी बॉडी में हम ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं और इसी प्रोसेस को हम डायलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम डायलाइसिस के प्रोसेस को पहले इस डायग्राम से समझेंगे और उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो है पेशेंट का हाथ है, पेशेंट के हाथ में एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उस इंजेक्शन के थ्रू उसकी आर्टरी के थ्रू जो है उसकी बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा ब्लड, सारा का सारा खून उसका चूस लिया हमने, नहीं, आर्टरी से ब्लड निकलता जाएगा एंड एट द सेम टाइम वेन में ब्लड आता भी जाएगा। सारा का सारा ब्लड हम एक साथ उसकी बॉडी से नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखो यही चीज लिखी है कि दिस इज ब्लड फ्रॉम द पेशेंट थ्रू आर्टरी। तो हमने जो ब्लड है वो पेशेंट की बॉडी से उसकी आर्टरी के थ्रू निकाला। अब आर्टरी के थ्रू निकला हुआ ये ब्लड एक डिवाइस में जाएगा, एक मशीन में जाएगा जिसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजर बोलते हैं। ठीक है, अब इस डायलाइजर की खासियत ये है कि इस डायलाइजर में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा, ब्लड को फिल्टर कर देगा, ब्लड को फिल्टर करेगा और उसमें से सारा यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट सब सेपरेट कर देगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि फ्रेश डायलाइसेट रखा है इस बीकर में। तो फ्रेश डायलाइसेट जो है वो इस मशीन के अंदर आएगा। ठीक है, और इसी फ्रेश डायलाइसेट में सारा का सारा यूरिया, यूरिक एसिड और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली डिसॉल्व होता रहेगा। तो सारी की सारी इंप्योरिटीज जो हैं वो ब्लड से निकल जाएंगी और ब्लड से निकलकर इस फ्रेश डायलाइसेट में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट अब इस फ्रेश डायलाइसेट में सारी इंप्योरिटीज हैं, ये गंदा फ्रेश डायलाइसेट है, अब ये किसी काम का नहीं है। तो ये यूज्ड डायलाइसेट, इंप्योरिटी रिच डायलाइसेट हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और जो ब्लड मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, प्यूरिफाई हो गया है, अब वो ब्लड वापस क्लीन ब्लड पेशेंट की बॉडी के अंदर चला जाएगा। किस रास्ते से? तो इस रास्ते से। ठीक है, और यहां पर समझो कि पेशेंट की बॉडी में जो क्लीन ब्लड जाएगा वो जाएगा कैसे? वो वेन के थ्रू जाएगा। याद रखो हमने ब्लड निकाला आर्टरी के थ्रू था, लेकिन ब्लड जब हम भेजेंगे तो वेन के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है डायलाइसिस का, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत 10 मिनट में हो जाता होगा। नो, इट इज वेरी टाइम टेकिंग है। और जब भी पेशेंट डायलाइसिस करवाता है उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि वो बहुत वीक भी फील करता है थोड़े टाइम के लिए। और जिनकी भी किडनी फेल होती है उनको डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से वीक में 2 या 3 बार डायलाइसिस कराने जाना पड़ता है। ओके, तो अब चलिए डिफाइन कर लेते हैं डायलाइसिस को। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड बाय यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलाइसिस।
इट इज यूज्ड इन केस ऑफ किडनी फेलियर। कह रहा है कि जब हम अपने ब्लड से यूरिया, यूरिक एसिड और सभी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके, तो इसी को हम डायलाइसिस बोलेंगे। और ये मेनली उन्हीं लोगों में यूज होता है जिनकी किडनी फेल हो जाती है, किडनी नॉन फंक्शनल हो जाती है, राइट। तो बस इसमें इतना ही। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास कोई एज सच में बहुत स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। कभी तुमने देखा है प्लांट्स को एक्सक्रीट करते हुए? नहीं। लेकिन फिर भी प्लांट वन वे और दी अदर की हेल्प लेके एक्सक्रीशन करते जरूर हैं। आओ देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। तो मेरे भाई सबसे पहला है गैसियस एक्सचेंज। कई बार प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का एक्सक्रीशन ही हुआ। इसी के साथ देखो, जो स्टोर्ड प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के, उनको भी प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो शेड हो जाते हैं, जो बार्क हैं प्लांट्स के वो पीले पड़ जाते हैं, या फिर जो फ्रूट्स हैं वो पेड़ों से गिर जाते हैं। तो देखो, लीव्स का पेड़ों से झड़ जाना, बार्क का पीला पड़ जाना, और फ्रूट्स का भी पेड़ों से गिर जाना, अलग हो जाना, ये भी एक्सक्रीशन है। इसी के साथ तीसरा है हमारा एक्सेस वाटर। भाई प्लांट्स में स्टोर्ड वाटर की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो प्लांट्स उस स्टोर्ड वाटर को लूज करते हैं। किस प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। और जब लीव से ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर लॉस होता है, तो प्लांट्स में स्टोर्ड सारा का सारा एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है। तो यही 3 तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।